हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की प्लेसमेंट प्रिपरेशन की इस वीडियो में हम जो कोडिंग इंटरव्यू का एक क्वेश्चन देख रहे हैं वो है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम या हाउ टू परफॉर्म बाइनरी सर्च। इस क्वेश्चन को इसके नाम की जगह इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट वेदर इट इज प्रेजेंट इन एन एरे और नॉट। आप कैसे सर्च करेंगे कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक एरे में प्रेजेंट है या नहीं, और उसे आपको करना है लॉग एन टाइम में। तो बाइनरी सर्च की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसका जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। कैसे आता है ये टाइम, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, पाइथन का कोड कैसे लिखा जाता है, ये सब हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो बाइनरी सर्च इंपॉर्टेंट दो रीजंस की वजह से है। नंबर वन, ये बहुत सारी प्लेसमेंट कंपनीज बहुत सारे राउंड्स में पूछा जाता है जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं या जब आप जॉब स्विच करते हैं। ओरेकल, लिंक्डइन, एसेंचर, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट, ये कुछ कंपनीज हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं जिनके कोडिंग इंटरव्यू राउंड में, जॉब प्लेसमेंट के राउंड में बाइनरी सर्च को किसी ना किसी फॉर्म में पूछा गया है। और दूसरा रीजन क्यों बाइनरी सर्च इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एरे बेस्ड जहां पे आपको एरे में कोई एलिमेंट सर्च करना होता है एज अ पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। तो हो सकता है इंडिपेंडेंटली सिर्फ बाइनरी सर्च का क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन किसी और क्वेश्चन में जहां पे आपको सर्चिंग लगानी है और आपको बेस्ट केस या कम से कम टाइम में सर्चिंग करनी है, तब भी आप बाइनरी सर्च यूज कर सकते हो। तो बाइनरी सर्च का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि क्या है पहली अप्रोच या आइट्रेटिव अप्रोच। देखो, बाइनरी सर्च के मल्टीपल अप्रोचेस नहीं होंगी, बस उसी चीज को करने के दो तरीके होंगे। या तो आइट्रेटिव यानी एक एक करके लूप यूज करके हम बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे, या फिर रिकर्सिव। पहली हमारी जो अप्रोच है वो है आइट्रेटिव अप्रोच। अब आइट्रेटिव अप्रोच पे चलने से पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि बाइनरी सर्च का क्या लॉजिक है। सबसे पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि बाइनरी सर्च को आप एक सॉर्टेड एरे पे ही लगा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई एक एरे है जिसमें आपसे पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं, और आप चाहते हैं कि बाइनरी सर्च की मदद से आप ये पता लगाएं, तो उस एरे को सॉर्टेड होना चाहिए। अगर ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में दे रखा है आपको तो वेरी गुड, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं दे रखा तो पहले बाइनरी सर्च अप्लाई करने से पहले आप सॉर्ट करेंगे एरे को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने एरे को सॉर्टेड ऑर्डर में ही लिया है या फिर कन्वर्ट कर लिया है। तो ये मेरा एक एरे है और सपोज मुझे यहाँ पे एलिमेंट फाइंड करना है 70। किसी ने मुझसे पूछा है कि एलिमेंट 70 इस एरे में है या नहीं। अब मैं बाइनरी सर्च कैसे लगाऊंगी? बाइनरी सर्च बेसिकली 3 से 4 चीज़ें यूज करता है अपने फंक्शन में। सबसे पहले जिस एलिमेंट को फाइंड करना है, दूसरा जिस एरे में उस एलिमेंट को फाइंड करना है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई। अब 3 इंडेक्स वैल्यूज, 3 पॉइंटर या 3 वेरिएबल्स को यूज करेगा। आप किसी भी नाम से इन्हें लिख सकते हैं। मैं उन 3 वेरिएबल्स का नाम लिख रही हूँ, लो, मिड और हाई। आप LMH या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी नाम ले सकते हैं। लो वो इंडेक्स है जहां से करंट एरे स्टार्ट हो रहा है। करंट एरे का क्या मतलब है? बाइनरी सर्च में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम हर स्टेप में एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि कौन से वाले पार्ट में हमारा एलिमेंट हो सकता है, दूसरे वाले पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। तो बेसिकली बाइनरी सर्च आपकी प्रॉब्लम को हर स्टेप में हाफ के साइज में डिवाइड करता जाता है, क्योंकि हर बार आप 2 पार्ट्स में एरे को डिवाइड कर रहे हो और एक पार्ट को रिमूव या डिस्कार्ड या इग्नोर कर रहे हो और सिर्फ दूसरे वाले हाफ पे वर्क कर रहे हो। अब जब इस दूसरे वाले हाफ पे आपने वर्क करना शुरू करा, इसे भी आप फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, है ना, तो उसमें से भी एक पार्ट हटा दोगे आप। तो हर पार्ट में बाइनरी सर्च 2 हाफ्स में डिवाइड करता है आपके करंट एरे को। करंट एरे का मतलब जो भी आप एरे जिस पे आप अभी वर्क कर रहे हो, या तो वो पूरा ओरिजिनल एरे हो सकता है या उसका एक सब एरे हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली लो स्टार्टिंग इंडेक्स है उस सब एरे या एरे का जो आप अभी देख रहे हैं। हाई है एंडिंग इंडेक्स। एंडिंग इंडेक्स
जो कि जहाँ पे लास्ट इंडेक्स, जहाँ पे लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एरे में, और मिड है मिडल इंडेक्स, जहाँ पे लो और हाई के बीच में मिडल वैल्यू लाई कर रही है, मतलब इंडेक्स के टर्म्स में मिडल वैल्यू। तो एक बार यहाँ पे समझते हैं, अगर सपोज मेरा ये एरे है, मैं यहाँ पे इस एरे को दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि इसकी एक्सप्लेनेशन में आसानी हो। तो यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं एरे में? 5 एलिमेंट्स हैं। अब 5 साइज का एरे जनरली डिवाइड कैसे होगा? इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करा है तो मेरी स्टार्टिंग ऑफ द एरे यानी इंडेक्स वैल्यू लो की क्या है, या वैल्यू क्या है लो इंडेक्स की? 0। और मेरा एरे कहाँ तक जा रहा है? 0 1 2 3 4 तक। तो मेरी हाई की क्या वैल्यू हो जाएगी? हाई की वैल्यू हो जाएगी लास्ट इंडेक्स जो कि है 4। मिड मतलब मुझे लो और हाई के बीच का मिडल इंडेक्स निकालना है। मिड का क्या फॉर्मूला होता है? लो प्लस हाई बाय 2, यानी आपको इंटीजर डिवीजन करनी है। इस केस में लो प्लस हाई बाय 2 क्या होगा? 0 प्लस 4 बाय 2 विच इज 2। तो यहाँ पे मेरा हो गया लो, यहाँ पे मेरा हो गया हाई, और ये हो गया मेरा मिड। अब हर बार हमें क्या करना है? सबसे पहले लो और हाई को फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा करंट एरे डिफाइन करेगा। उसके बाद जब लो और हाई हमने क्लियर है फिर हमें मिड फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? जो भी आपका एरे है फिर आपको चेक करना है उस एरे के मिड वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट लाई कर रहा है, क्या वो वही एलिमेंट है जिसे आप ढूंढने निकले थे? अगर वही एलिमेंट है तो बहुत बढ़िया, आपका काम ही खत्म हो गया। आपको बस प्रिंट क्या कराना है? ये इंडेक्स वैल्यू। देखो, बाइनरी सर्च उस इंडेक्स वैल्यू को ढूंढ के आपको देगा जहां पे आपका डिजायर्ड एलिमेंट जिसे आप सर्च कर रहे हो वो प्रेजेंट है। और अगर एरे में प्रेजेंट नहीं है वो एलिमेंट, तो जनरली बाइनरी सर्च -1 रिटर्न कर देता है ना। तो अगर एरे ऑफ मिड यानी लो और हाई के मिडिल इंडेक्स पे लाई कर रहा है आपका गिवन एलिमेंट, तो उस केस में आप मिड इंडेक्स रिटर्न कर दोगे। अदरवाइज क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है, देखो अगर आपका एलिमेंट मिड पे लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब जो आप एलिमेंट जिसे आप सर्च कर रहे हो या तो वो मिड से बड़ा है या फिर वो मिड से छोटा है ना। अब मिड मेरा था, कौन सी वैल्यू थी? 30। मुझे एलिमेंट कौन सा ढूंढना है? 70। अब क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है, यहाँ पे बाइनरी सर्च क्या कहता है? देखो भाई, 30 से ज़्यादा, मतलब मेरा जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो है 30 से ज़्यादा, और 30 के लेफ्ट साइड में जो ये सब एरे है इसमें तो सारे एलिमेंट्स 30 या 30 से कम होंगे क्योंकि सॉर्टेड एरे है। तो मुझे मेरा एलिमेंट जो कि 30 से बड़ा है वो नहीं मिलेगा इस साइड वाले सब एरे में। तो इसीलिए मुझे ये वाला एरे तो देखना ही नहीं है, इस वाले हाफ को डिस्कार्ड कर दो। क्योंकि मेरा मिड पे भी एलिमेंट नहीं है, अब मुझे मिड भी दोबारा कंसिडर नहीं करना, तो मुझे क्या रिमेनिंग पार्ट में चेक करना है? इस वाले रिमेनिंग पार्ट में चेक करना है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन हो सकती थी कि मुझे एलिमेंट जो सर्च करना है वो एरे ऑफ मिड वाले एलिमेंट से छोटा है। मैं एक बार यहाँ पे इरेज कर देती हूँ ताकि आपको मैं दूसरा सिनेरियो भी समझा पाऊँ। तो सपोज मेरा जो मिड यहाँ पे आया है वो मिड वैल्यू आई है 30, मतलब मिड की वैल्यू है 2 और मिड वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो है 30, और मुझे एलिमेंट सपोज सर्च करना था 5, ठीक है। अब मिड वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट लाई कर रहा है वो तो 5 के बराबर नहीं है, तो अब 5 के बराबर नहीं है मतलब हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, बाइनरी सर्च को रोक नहीं सकते। हमें या तो लेफ्ट साइड जाना है या फिर राइट साइड जाना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला बाइनरी सर्च हर बार एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उनमें से एक पार्ट पे ही काम करेगा और दूसरे को रिमूव कर देगा। क्यों रिमूव कर देगा? क्योंकि वो यूजफुल नहीं है हमारे लिए। देखो, अब अगर हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना था 5, 30 नहीं है 5 के बराबर, लेकिन ये हमें पता है क्योंकि सॉर्टेड एरे है और 5 30 से छोटा है, तो 5 कौन से वाले पार्ट में लाई करेगा? वो इस, अगर होगा एरे में तो इस वाले पार्ट में होगा, इस वाले पार्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 30 के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 30 से बड़े होंगे। तो हमें इस केस में लेफ्ट साइड में ही जाना है। तो हर बार हम मिड कैलकुलेट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि एरे के मिड वाले इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है।
अगर वो इक्वल है उस एलिमेंट के जिसे हम ढूंढ रहे हैं तो वहीं पे हम अपना काम स्टॉप कर देंगे, हमें हमारा इंडेक्स वैल्यू मिल गई जहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर नहीं स्टॉप हुआ हमारा काम तो हम चेक करेंगे क्या एलिमेंट जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो एरे ऑफ मिड यानी मिडिल इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे छोटा है, तो मतलब हमें इस केस में सिर्फ लेफ्ट वाले सब एरे पे वर्क करना है। अदरवाइज अगर छोटा नहीं है, जिस एलिमेंट को हम ढूंढ रहे हैं वो एरे ऑफ मिड वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो उस केस में हमें सिर्फ राइट साइड वाले एरे में अब सर्च करना है। ठीक है, तो इस तरीके से या ऐसे हम डिवाइड करते हैं बाइनरी सर्च को यूज करते हुए एरे को दो दो पार्ट्स में, और फिर एक पार्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब सपोज जो मेरा ये एलिमेंट आया है 5 जिसे हम ढूंढ रहे थे, वो मेरा एरे में किस एरे में आया 10 और 20 में, मुझे ये पता लग गया। तो अब मुझे वैल्यूज को अपडेट करना है। कौन सी वैल्यूज को? लो और हाई की वैल्यूज, क्योंकि अब मैं कौन से एरे पे वर्क करूंगी? इस वाले सब एरे पे। तो लो तो मेरा स्टार्टिंग ही रहेगा क्योंकि 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे भी जो एरे था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, मेरी लो की वैल्यू 0 थी। तो जब भी हम लेफ्ट साइड वाले एरे पे वर्क करते हैं तो लो की वैल्यू चेंज नहीं होती, बस हाई की वैल्यू चेंज होती है। हाई यानी एंड ऑफ द एरे जो अब हम देख रहे हैं। और एंड ऑफ द एरे क्या है? जब ये पूरे एरे का पार्ट था तो इस वाले एलिमेंट के जस्ट एडजेसेंट मिड वाली पोजीशन थी, है ना। यहाँ पे 30 था ना, 30 कौन से इंडेक्स पे लाई कर रहा था? मिड वाले इंडेक्स पे लाई कर रहा था। तो यहाँ पे जो मेरा 20 है, ये अगर हाई इंडेक्स है तो हाई की क्या वैल्यू होगी? मिड से एक कम, है ना, क्योंकि मिड को हम चेक कर चुके हैं, मिड में हमें दोबारा एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? हाई इज इक्वल टू मिड -1। अब ये था जब हम लेफ्ट सब एरे पे वर्क करते हैं और राइट को डिस्कार्ड करते हैं। अगर हम राइट वाले सब एरे पे वर्क करेंगे उस केस में हमेशा मेरा हाई इंडेक्स सेम रहेगा, है ना। हाई इंडेक्स पिछले वाले एरे की तरह ही सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे हाई कहाँ पॉइंट कर रहा है? एंड ऑफ द एरे पे। तो इस केस में अगर मैं सपोज एलिमेंट ढूंढ रही होती 70, तो 70 और 90 वाला राइट साइड वाला सब एरे पे मैं वर्क करती, हाई मेरा सेम रहता, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द एरे मेरी चेंज हो गई है। और ये लो वैल्यू क्या होती? लो डिनोट करता है स्टार्टिंग ऑफ द एरे, और ये वैल्यू होती मिड +1, है ना, क्योंकि मिड मेरा ये था, ये वाला एलिमेंट था, और इसके जस्ट राइट से अब मुझे सब एरे पे वर्क करना शुरू करना है। ठीक है, तो ये था एक बार मैं कैसे वर्क करूंगी एक आइटरेशन में बाइनरी सर्च की। अब सपोज मैं इस वाले एरे पे वर्क कर रही हूं, तो इस पे अगेन फर्दर आइटरेशन में इसे दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगी। कैसे? लो मुझे पता है, हाई मुझे पता है, मैं मिड कैलकुलेट करूंगी। इस केस में लो मेरा क्या आएगा? वैल्यू आएगी 3, इंडेक्स वैल्यू 3। हाई आएगा इंडेक्स वैल्यू 4, है ना। 70 और 90 के केस में मिड क्या हो जाएगा? 3 + 4/2 यानी 7/2, और 7/2 को इंटीजर डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 3। तो यहाँ पे मेरी एलिमेंट लो और मिड सेम एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे हैं जो कि है 70। फिर हमें क्या करना था? मिड निकालने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मिड आपने निकाल लिया, फिर आपको चेक करना है कि करंट एलिमेंट मिड वाले इंडेक्स पे ही तो लाई नहीं कर रहा। हमारी यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मिड वाले इंडेक्स पे लाई कर रहा है, तो यहीं पे हमारा काम स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारा स्टॉपिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे भी आपको एलिमेंट नहीं मिलता, फिर आप देखते कि क्या ये वाली जो वैल्यू है जिस एलिमेंट से कंपेयर मैं कर रही हूँ, जिसको मुझे सर्च करना है, उससे छोटी है या बड़ी है, उस अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट आप हाफ में मूव करते। ठीक है, अब आइए इसका पाइथन कोड एक बार देख लेते हैं। पाइथन में आपको एक बार कोड समझ आ गया तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकते हैं। पाइथन कोड में सबसे पहले मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है बाइनरी सर्च, जिसमें मैं एरे पास कर रही हूँ, जिसमें मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है। ये जो एरे पे मुझे अभी करंटली वर्क करना है, इसका लो यानी स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स और इसका हाई इंडेक्स यानी कौन से इंडेक्स पे लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर एरे में, और कौन से इंडेक्स वैल्यू पे सबसे पहला एलिमेंट प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर एरे में। ठीक है, अब
जिस इंडेक्स पे मुझे मेरा एलिमेंट जिसे मैं सर्च कर रही हूँ वो मिलेगा, उस इंडेक्स वैल्यू को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। इनिशियलाइज वैल्यू मैंने करी है -1। देखो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपको एलिमेंट मिले ही ना अपने एरे में, है ना, तो उस केस में इंडेक्स क्या होगा, -1। -1 कोई मतलब नॉर्मली पाइथन में ऑल्दो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, लेकिन यहाँ पे आप एक ऐसा इंडेक्स वैल्यू या नन स्टोर करा सकते हैं जो कि सिग्निफाई करे कि अगर ये इंडेक्स वाला वेरिएबल अनचेंज रहता है, हमें एलिमेंट मिलता ही नहीं, तो हम चेक करेंगे कि अगर मेरी वैल्यू नन है इंडेक्स की तो मतलब मुझे एलिमेंट नहीं मिला। अगर ये इंडेक्स वाली वैल्यू कोड में बीच में कहीं चेंज हो जाती है तो मतलब मुझे एलिमेंट उस इंडेक्स पोजीशन पे मिला है एरे में। ठीक है, अब हमें कोड कब तक चलाना है, जब तक मेरा पूरा एरे डिवाइड होता जा रहा है या फिर मुझे एलिमेंट मिल गया है। जैसे ही मुझे एलिमेंट मिलेगा मिड पे तो मैं स्टॉप कर जाऊंगी, या फिर एक ऐसी सिनेरियो आ गया है जहां पे मेरा एरे डिवाइड होते होते खत्म हो गया और मेरे पास एलिमेंट मुझे नहीं मिला। तो इस सिनेरियो में जो सेकंड सिनेरियो है, जब मुझे एलिमेंट नहीं मिला, उस केस में जनरली क्या सिचुएशन, दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि लो, क्योंकि हम जब भी एरे के सब एरे पे वर्क कर रहे हैं, लो और हाई को चेंज कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेरा हाई लो से छोटा हो जाता है, मतलब हाई को मैं कम करते करते लो से छोटा हो गया, वो लो हाई की वैल्यू को कम करते करते ये वैल्यू लो वैल्यू से छोटी हो गई और लो वैल्यू हाई की वैल्यू से बड़ी हो गई। तो इस केस में मतलब एरे मेरा मैंने पूरा ट्रेवर्स कर लिया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी मुझे एलिमेंट अब चेक करने के लिए नहीं बचा। मेरे पास जिस एलिमेंट को मैं सर्च कर रही थी वो इस एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार शॉर्ट में समझाती हूँ कि मुझे ये बाइनरी सर्च कब तक चलाना है, जब तक मेरे पास या तो मुझे एलिमेंट नहीं मिल जाता या फिर मैंने पूरा एरे सर्च कर लिया है। और कैसे पता चलेगा मैंने पूरा एरे सर्च कर लिया है, जब तक लो और हाई का रिलेशन एक वैलिड रिलेशन है, क्योंकि लो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट डिनोट करता है और हाई हमेशा एंडिंग पॉइंट डिनोट करता है किसी भी एरे का बाइनरी सर्च में। तो लो की वैल्यू हमेशा कम होगी या बराबर होगी हाई के। अगर सिंगल एलिमेंट है तो स्टार्टिंग और एंडिंग सेम इंडेक्स वैल्यूज होंगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा है एंडिंग इंडेक्स से, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केस में हमें स्टॉप करना है, अदरवाइज हमें व्हाइल लूप को चलाते रहना है जब तक लो हाई से छोटा है या उसके बराबर है। अब जब भी मेरे पास हम इस लूप में आएंगे, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक एरे है जिसका लो और हाई वैलिड इंडेक्स वैल्यूज है ना। तो हमने मिड कैलकुलेट करा, यहाँ पे हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं ताकि हमें इंटीजर रिजल्ट मिले आंसर में, है ना। उसके बाद मिड कैलकुलेट करने के बाद हमें कंपेयर करना है कि मिड वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है क्या वो उस एलिमेंट के बराबर है जिसे मैं सर्च कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने डबल इक्वल टू यूज करा है, नॉट सिंगल इक्वल टू, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मेरे पास एलिमेंट मिल गया मिड वाले इंडेक्स पे, तो जो इंडेक्स वाला वेरिएबल था उसमें मैं मिड की वैल्यू असाइन कर दूंगी और इस लूप से ब्रेक कर जाऊंगी, क्योंकि मेरा काम खत्म, मुझे एलिमेंट मिल गया तो मुझे लूप में आगे बढ़ने की, दोबारा फर्दर आइटरेशंस करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं इस एलिफ कंडीशन में आऊंगी। एल्स इफ या एलिफ कंडीशन क्या चेक कर रही है कि जो भी मिड वाले इंडेक्स पे आपका एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर वो उस एलिमेंट से छोटा है जिसे आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, मिड छोटा है एलिमेंट से, तो आपको राइट साइड में मूव करना है अब करंट एरे के, और लेफ्ट साइड वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर दो क्योंकि उसमें तो कभी एलिमेंट आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। तो लो को आपने अपडेट करा और आपने एक इंक्रीमेंट कर दिया मिड की वैल्यू को और लो में असाइन कर दी। लेकिन अगर जो एरे के मिड वाले इंडेक्स पे आपको एलिमेंट मिला है वो बड़ा है जो करंट एलिमेंट आप फाइंड आउट कर रहे हैं उससे, तो आपको हाई को अपडेट करना है, यानी आप लेफ्ट सब एरे पे आप वर्क करेंगे।
ठीक है। लास्ट में आपको जब आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे उस टाइम पे आपको प्रिंट एक स्टेटमेंट मिलेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन में, जो कि प्रिंट करा रहा है कि जिस एलिमेंट को आप ढूंढ रहे थे वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे प्रेजेंट है। अगर एलिमेंट मिला होगा तो इस स्टेटमेंट की वजह से आपकी इंडेक्स की वैल्यू नॉट नन होगी या एक पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू होगी, अदरवाइज ये एक इनिशियल वैल्यू ही होगी जो आपने इंडेक्स को इनिशियली असाइन करी थी। ठीक है। अब ये एक एरे है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जिस पे हम ड्राई रन भी कर रहे थे। उस केस में बेसिकली आपको हम इस पर्टिकुलर कॉल में, बाइनरी सर्च की कॉल में हम कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं 140, और क्योंकि 140 प्रेजेंट है इस एरे में लोकेशन 4 पे, तो यहाँ पे इसने आंसर रिटर्न कर दिया 4। और अब नेक्स्ट टाइम जब हम सर्च करेंगे 120, यहाँ पे 120 इस एरे में कहीं नहीं प्रेजेंट है ना, तो 120 के केस में यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स वैल्यू -1, या फिर ये हो जाएगा नन, जो भी आपने इंडेक्स वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू दी थी। अब ये था आइटरेटिव वर्जन। सेम ही होगा बाइनरी सर्च का रिकर्सिव वर्जन। रिकर्सिव वर्जन में आप क्या करोगे, आपने जब डिसाइड कर लिया कि करंट एरे के कौन से हाफ को आपको देखना है, तो उस केस में लो और हाई को सिर्फ अपडेट नहीं करना, आपको एक रिकर्सिव कॉल करनी है। मतलब एक आपकी हो गई ओरिजिनल कॉल जिसमें आपने पूरे एरे पे आपने कॉल किया था बाइनरी सर्च की, है ना। बाइनरी सर्च की ओरिजिनल कॉल में आप चेक करोगे, सबसे पहले मिड फाइंड आउट करोगे, और उससे भी पहले चेक करोगे कि लो हाई से छोटा या उसके बराबर है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप मिड फाइंड आउट करोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, चेक करोगे कि मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो उस एलिमेंट के बराबर है जिसे मैं सर्च कर रही हूँ। अगर हाँ तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा हमारा कोड, अदरवाइज अब रिकर्सिव कॉल्स होंगी। रिकर्सिव कॉल का क्या मतलब है, क्योंकि हम हर बार सेम ही काम कर रहे हैं। जब भी हमारा सब एरे, एक नया सब एरे हम डिसाइड करते हैं जिस पे हमें अपनी सर्च को आगे लेके जाना है, तो उस सब एरे पे हम क्या कर रहे हैं, उसे डिवाइड कर रहे हैं। उसका मिड फाइंड आउट करने के बाद 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं मिड पे कौन सा एलिमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग फिर एक पार्ट पे हम मूव करेंगे और दूसरे पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे, और जिस पार्ट पे हम मूव करेंगे उस पे ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो हर बार हमारा सेम ही काम हो रहा है, बस डिफरेंट क्या है, एरे जिसमें हमें वर्क करना है, जिस पार्ट ऑफ द एरे पे वर्क करना है। तो इसीलिए अगर हमें मिड पे अपना एलिमेंट नहीं मिलता तो हम दोबारा से बाइनरी सर्च की कॉल करेंगे। अब इस केस में हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, एरे तो वही पास करना है, लेकिन एरे के कौन से पार्ट पे हमें एलिमेंट भी वही सर्च करना है। हम यहाँ पे लो और हाई जो पास कर रहे थे उसकी वैल्यूज को अपडेट कर देंगे। सिमिलरली अगर ये वाली कॉल होगी, एक बाइनरी कॉल होगी जब करंट एलिमेंट बड़ा है मिड वाले एलिमेंट से, अदरवाइज दूसरी बाइनरी सर्च की कॉल होगी उस सिनेरियो में जब करंट एलिमेंट छोटा है मिड वाले एलिमेंट से। ठीक है, तो दोनों बाइनरी कॉल्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, एक बार में एक ही कॉल एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि दोनों सब एरेज जिनमें हमने करंट एरे को डिवाइड करा है, या तो लेफ्ट सब एरे पे हम वर्क करेंगे या राइट सब एरे पे, तो इसीलिए ये इफ एल्स के बीच में लिखी जाएंगी बाइनरी कॉल्स। या तो ये वाली कॉल होगी या फिर दूसरी वाली कॉल होगी, या तो लेफ्ट साइड जाएंगे या राइट साइड जाएंगे। ठीक है, तो रिकर्सिव कॉल के लिए एक बार पाइथन कोड देख लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हमने आइटरेटिव प्रोसीजर की जैसे ही करी है। सबसे पहले हमने ये कंडीशन चेक करी है कि लो और हाई आपस में वैलिड हैं, कहीं लो हाई को सरपास तो नहीं कर गया। अगर ऐसा नहीं है, दोनों वैलिड हैं, तो हमने मिड की वैल्यू फाइंड आउट करी है। फिर चेक किया है कि मिड पे जो एलिमेंट है क्या वो छोटा है करंट एलिमेंट, क्या वो बराबर है करंट एलिमेंट से। अगर वो बराबर है तो यहीं पे स्टॉप कर दो, रिटर्न कर दो। यहाँ पे हम ब्रेक की जगह रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि रिकर्सिव कॉल जब हम करते हैं तो हमें पिछली कॉल से वापस ओरिजिनल कॉलिंग वाली फंक्शन पे आने के लिए रिटर्न कीवर्ड को यूज करना होता है। तो यहाँ पे जब आपको एलिमेंट मिल गया मिड पे, तो आप रिटर्न करोगे, कहाँ रिटर्न करोगे,
उस फंक्शन कॉल पे, उस बाइनरी सर्च के उस कॉल पे जिससे आप करंट वाली कॉल पे आए थे। सपोज आपका 5 साइज का एरे था, 5 साइज के एरे पे आप वर्क कर रहे थे, वहां पे आपको मिड पे एलिमेंट नहीं मिला तो आपने राइट साइड वाली कॉल करी, राइट साइड में आपको एलिमेंट मिल गया तो आप वापस किस पे आओगे, ओरिजिनल कॉल पे, बाइनरी सर्च जब पूरे एरे पे वर्क कर रहा था 5 एलिमेंट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया। अगर हमें एलिमेंट मिड पे नहीं मिला तो हमें चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट जो मिड पे प्रेजेंट है वो छोटा है करंट एलिमेंट से। अगर हाँ तो उस केस में हमें राइट साइड में मूव करना है, क्योंकि हमारा एलिमेंट बड़ा है और हमें मिड के राइट से लेके एंड ऑफ द एरे तक चेक करना है कि हमारा जिस एलिमेंट को हम ढूंढ रहे हैं वो प्रेजेंट है या नहीं। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तब उस केस में ये वाली एल्स एग्जीक्यूट होगा। और इस केस में हम बाइनरी सर्च कहाँ लगा रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द एरे से मिड -1 में, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द सब एरे। यहाँ पे 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, दोनों कॉल्स कभी नहीं होंगी, एक ही कॉल होगी, या तो इफ वाली कॉल होगी या एल्स वाली कॉल होगी। और दूसरी चीज, ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका कोड सही जवाब नहीं देगा। क्योंकि अगर किसी भी सब एरे में आपको आंसर मिल भी गया तो ये अगर आपने रिटर्न शब्द नहीं लिखा है तो ये वाली जो कॉल है अपना फाइंड आउट करा हुआ आंसर उसके पेरेंट कॉल को बता ही नहीं पाएगी। यानी बच्चा पूरा सॉल्यूशन ढूंढ के आ गया प्रॉब्लम का, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, तो फायदा क्या है, आपका यहाँ पे आंसर ही सही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। सिमिलरली ये वही 2 एरेज हैं जिनको हमने लास्ट आइटरेटिव कॉल पे भी देखा था, और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रिंट करा दिया है, यानी बाइनरी सर्च जो भी वैल्यू रिटर्न कर रही है वो प्रिंट कर दो। रिटर्न वो क्या करेगी, इंडेक्स वैल्यू जहाँ पे हमें वो एलिमेंट मिला है जिसे हम सर्च कर रहे थे। और फर्स्ट केस में एलिमेंट मिल गया है इसलिए वो नॉन नेगेटिव वैल्यू है या नॉन नन वैल्यू है। और सेकंड केस में इंडेक्स हमें एलिमेंट नहीं मिला है इसलिए इंडेक्स जो रिटर्न हुआ है वो है -1, ठीक है। अब लास्ट चीज पे आते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं इस वीडियो की, जो कि है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि log n होती है। अब पर ये log n होती कैसे है, देखो हर बार हम क्या कर रहे हैं, अपने एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यानी अगर हमारे एरे का साइज है n तो पहली कॉल में हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट हो गया n/2 साइज का, दूसरा भी पार्ट हो गया n/2 साइज का। सपोज हम पहले वाले पार्ट में या लेफ्ट वाले पार्ट में आगे बढ़े, इस n/2 साइज के एरे को हमने फर्दर डिवाइड करा। n/2 अब डिवाइड होगा 2 से, है ना, क्योंकि साइज था n/2। यहां पे भी n/2 डिवाइड होगा 2 से, तो ये क्या आ गया, n/4 हो गया, और ये भी हो गया n/4, है ना। तो बेसिकली n/2 साइज के एरे को मैंने जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करा तो ये n/4 का हो गया। अब सपोज मैं इसमें से इस साइड वाले एरे पे वर्क करती हूँ और इसको आगे फर्दर डिवाइड करती हूँ, तो जैसे कि आप पैटर्न समझ रहे हैं, n/4 विल बी डिवाइडेड बाय 2 अगेन विच विल बी इक्वल टू n/8, और यहाँ पे भी जो एरे आएगा वो हो जाएगा n/8। और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता रहेगा जब तक मेरा एक सिंगल एलिमेंट नहीं रिमेनिंग, है ना। मतलब n डिवाइडेड बाय 2 रेज टू सम पावर x, ये मैं प्रोसीजर करती रहूंगी जब तक मेरी ये वैल्यू 1 नहीं आ जाती। मतलब जब तक डिवाइड करते करते मेरा एक सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता जिसे आगे मैं फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर सकती, तब तक मेरा ये लूप या बाइनरी सर्च मेरा चलेगा, है ना। अब मैंने यहाँ पे 2⁻x क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे ओरिजिनल क्या थी, n को मैं लिख सकती हूँ n डिवाइडेड बाय 2⁻0, क्योंकि 2⁻0 इज इक्वल टू 1 और n डिवाइडेड बाय 2⁻0 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू n, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ n/2 को n डिवाइडेड बाय 2⁻1, फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ n/4 को n डिवाइडेड बाय 2⁻2,
इसे लिखा जा सकता है n डिवाइडेड बाय 2⁻³ है ना। तो फर्दर ये कब तक चलेगा, जब तक मेरा जो डिनोमिनेटर है 2⁻x वाला वो n के बराबर नहीं हो जाता, तभी तो आउटपुट 1 आएगा। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये 2 का जो भी पावर है वो इतनी होनी चाहिए कि वो n के बराबर हो जाए, तभी मेरा एक सिंगल एलिमेंट बचेगा, है ना। तो अब इस केस में x क्या होगा, कितनी क्या पावर होगी, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, n डिवाइडेड बाय 2⁻x इक्वल टू 1। अगर इसी पार्ट को, डिनोमिनेटर को मैं ऑपोजिट साइड ले जाऊं तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 2⁻x। अब x के लिए अगर हमें सॉल्व करना है तो मतलब x मुझे पावर में नहीं चाहिए, तो दोनों साइड मैं log ले लेती हूँ। log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ 2⁻x। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कुछ ऐसा लिखते हैं log ऑफ a⁻b, इससे ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होती है b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log n इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन आई है log, ये वाला यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, log ऑफ n इज इक्वल टू x, जो यहाँ पे b पावर में था उसे मैं log ऑफ a के आगे ले आई इस केस में। ऐसे ही यहाँ पे जो x पावर में था उसे मैं log 2 के आगे ले आई, तो ये हो गया x मल्टीप्लाइड बाय log 2। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, log ऑफ n डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 विच इज इक्वल टू x। और ये एक फॉर्मूला होता है, जब दो log वैल्यूज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होती हैं तो उसे हम लिख सकते हैं log ऑफ n बेस 2 विच इज इक्वल टू x। तो x कितनी बार, x की क्या वैल्यू आ गई, log ऑफ n, और x मेरा क्या था कि कितनी बार बाइनरी सर्च, कितनी आइट्रेशंस होंगी जब जाके बाइनरी सर्च रुकेगा। तो मैक्सिमम log n बेस 2 आइट्रेशंस होंगी जब जाके मेरा करंट एरे 1 साइज में ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसे मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर पाऊंगी। वो सिचुएशन होगी जब या तो मुझे एलिमेंट मिल गया है या फिर एलिमेंट नहीं प्रेजेंट, ये डिसाइड हो गया है, ठीक है। तो ये थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n बेस 2। देखो बहुत सारी वीडियोस log n बेस 2 बता तो देती हैं लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताती। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो जिससे आपको ये याद रहेगा। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आइट्रेटिव अप्रोच और रिकर्सिव अप्रोच के लिए थोड़ी डिफरेंट है, बल्कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों के लिए सेम है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो अप्रोच 1 थी यानी आइट्रेटिव अप्रोच थी, उसमें हम कितना एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एरे कोई नहीं ले रहे, कोई इतना स्पेस नहीं ले रहे जो ऑर्डर ऑफ n हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ओरिजिनल एरे में है उसके टर्म्स में हम कितना कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे। हम एक दो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक इंडेक्स ले लिया, एक और वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने लो मिड हाई स्टोर करा दिया, तो कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आइट्रेटिव अप्रोच में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है या ऑर्डर ऑफ 1 होती है, लेकिन रिकर्सिव अप्रोच में कितना साइज होगा, कितना एक्स्ट्रा स्पेस यूज होगा, हर बार जब आप रिकर्सिव कॉल कर रहे हो तो आपकी एक बार जो रिकर्शन का स्टैक बनता है उसका साइज यूज हो रहा है, तो उस केस में कितनी कॉल्स होंगी, मैक्सिमम log ऑफ n कॉल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा स्पेस भी log n आएगा, ठीक है। तो रिकर्सिव वाली अप्रोच में जितनी बार रिकर्सिव कॉल होगी, एट द मैक्स कितनी बार रिकर्सिव कॉल हो सकती है, जितनी बार हमने डिवाइड करा है एरे को, और वो क्या वैल्यू आई थी, log ऑफ n। तो रिकर्सिव के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस जो यूज होगा वो होगा log ऑफ n बेस 2। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आज का बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम। और बाइनरी सर्च क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ये खुद एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह तो पूछा जाता ही है, इसके साथ साथ ये और बाकी क्वेश्चंस में एज अ पार्ट यूज होता है फॉर सर्चिंग। तो इन केस आपको ये वीडियो
थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आपने कुछ भी नया सीखा हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हों। प्लस आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी डाउट है हमें मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और कौन से तरह के क्वेश्चंस, कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं इस प्लेसमेंट सीरीज में, वो भी हमें मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली बार जब तक मिलते हैं तब तक के लिए माइंड योर एग्जाम।